हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा नया क्वेश्चन है वो ये है, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest। यानी जब हम किसी ऐसे कंडक्टर को, यानी जिसपे करंट है, यानी ऐसा चालक जिसपे क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, जिसपे करंट है, वो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो सबसे ज्यादा कब होगा, ये आपसे पूछा गया। तो जो इसका आंसर है वो ये है, when the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field is when the force experienced is the largest। यानी जब, ठीक है, जब जो करंट होता है, ठीक है, जो आपकी धारा है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब आपकी जो विद्युत धारा है, जो आपकी विद्युत धारा है या धारा है, ठीक है, उसकी जो दिशा होती है, यानी उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के या चुंबकीय क्षेत्र के। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के, तो ये वो पोजीशन होती है, ठीक है, जिसमें जो आपकी क्या है, कंडक्टर है, यानी जो आपका चालक है, ठीक है, जिसपे आप करंट फ्लो करवा रहे हो, वो सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी उस पे सबसे ज्यादा बल लगता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक एट वन वॉल। यानी आप ये सोचे कि आप किसी चैम्बर पे बैठे हैं और जो आपकी पीठ है वो एक दीवार पे लगी हुई। An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side। यानी एक इलेक्ट्रॉन की बीम, यानी इलेक्ट्रॉन की जो an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side। यानी एक मैग्नेटिक जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है, वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रही है, कहाँ से, पीछे की वॉल से आगे की वॉल की तरफ। इज रिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। यानी वो मूव कर रही है, आप इस तरीके से बैठे हो किसी चैम्बर में, ठीक है, एक जगह आप यहाँ पे बैठे हो, सपोज आप यहाँ पे बैठे हो, एक बीम आई और वो आपकी बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ इस तरीके से जाए, ठीक है, एंड इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट। और वो आपके जो राइट में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी। The direction of the magnetic field is determined by the Fleming's left hand rule। यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। The direction of the magnetic field is perpendicular to the direction of the current and the direction of deflection। यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, वो परपेंडिकुलर होती है करंट और डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी दैट इज आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी या तो वो ऊपर की तरफ होगी या फिर वो नीचे की तरफ होगी। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज
फ्रॉम द फ्रंट वॉल टू द बैक वॉल। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो बिकॉज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द बैक वॉल टू द फ्रंट वॉल, क्योंकि जो आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये मूव करते हैं कहाँ से, आपके बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज राइटवर्ड, यानी जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल जो है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड में होगी। Hence, using Fleming's left-hand rule, it can be concluded that the direction of magnetic field inside the chamber is downward. यानी इससे हम ये समझते हैं कि जो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इससे हम ये जान पाए कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जो दिशा होगी वो चैम्बर में डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ हो। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज, यानी आपको कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसे यंत्रों के नाम बताने हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है या इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाए। A few devices in which electric motors are used are, यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसे यंत्र जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, जो आपके पंखे होते हैं, बिजली के जो पंखे होते हैं, उनमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है, जिस कारण क्या करते हैं वो, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिस कारण जो आपका पंखा है वो घूमता है और आपको क्या मिलती है, हवा मिलती है। दूसरा आपका वाटर पंप। वाटर पंप, तो जैसे आप जानते हैं कि जो वाटर पंप्स होते हैं, ठीक है, वाटर के जो पंप होते हैं, पानी के पंप जो होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, जिस कारण क्या होता है, जो बोरिंग होती है, ठीक है, जैसे आपके जमीन में खुदाई होती है तो बोरिंग के थ्रू क्या होता है, पंप नीचे लगाया जाता है। तो इस जो आपका ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिस कारण क्या होता है, जो आपकी मशीन है यानी वाटर पंप है, वो पानी के अंदर, जो आपका जमीन के अंदर पानी जो होता है उसे ऊपर वाटर पंप के थ्रू खींचा जाता है, जिससे हमें पानी मिलता है। मिक्सचर्स, तो जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं, जो आपके मिक्सचर ग्राइंडर होते हैं घर में, जिन्हें आप मसाले को पीसने के लिए यूज करते हैं, तो जो आपके मिक्सचर्स होते हैं उसमें भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। तो जब आप किसी जार में मसाले को डालते हो, ठीक है, जैसे आपने साबुत मसाले डाले, खड़े मसाले डाले, उनको जब पीसते हो आप, ठीक है, तो जो आपकी मिक्सचर होती है, मिक्सचर में जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, आपका जो मिक्सचर होता है वो, उसका जो मिक्सचर जो होता है उसमें मोटर घूमती है, यानी वो मैकेनिकल एनर्जी यानी जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी, उसे किस में कन्वर्ट करता है, जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है उसे वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिस कारण आपका जो मिक्सचर है वो घूमता है और मसाले आपके पिस पाते। अब जब हम वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, वॉशिंग मशीन में भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है या विद्युत ऊर्जा होती है, इसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसमें भी, यानी जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, इसमें भी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जिस कारण वो घूम पाता है और जो आपके कपड़े होते हैं वो धुल पाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, यानी एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है
एक कुंडली है जो कि कॉपर वायर की बनी है, ठीक है, उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, जोड़ा है। What will happen if a bar magnet is, क्या होगा जब आप बार मैग्नेट को पुश्ड इनटू द कॉइल, यानी कॉइल के अंदर आप बार मैग्नेट को पुश करते हो, उसकी तरफ उसे पुश करते हो, विड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, यानी कॉइल के अंदर से उसे बाहर निकालते हो, तब क्या होगा, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, यानी जो आपका कॉइल है, कुंडली है, उसके अंदर अगर आप उसे स्थिर रखते हो तो क्या होगा। आपको ये बताना है कि बार मैग्नेट का और कॉइल में क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इन प्रोसेसेस को करके। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने EMI का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो हमने क्या देखा था कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है, जब उसे मूव करा रहे हैं, उसको उसके अंदर उसके पास लेके जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा था, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, जिस कारण उस कॉइल में, ठीक है, उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो रही थी। उसी तरीके से जब हम उसको उससे दूर ले जा रहे थे, तो उसमें भी आपने देखा था कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें परिवर्तन हो रहा था, जिस कारण उस कुंडली में क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रिसिटी या जो आपकी करंट होती है, धारा होती है, वो इंड्यूस हो रही थी, प्रेरित हो रही थी। और हमने ये भी देखा था, जब हम मैग्नेट को स्थिर रख रहे थे, यानी कुंडली के स्थिर रख रहे थे, एक पोजीशन में हमने उसे स्टेशनरी रख दिया, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपका कॉइल है, यानी जो आपकी कुंडली है, उसमें किसी भी तरीके का करंट या धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो जिसका आंसर है वो ये है, पहले पॉइंट जो कि आपका क्वेश्चन ये है, पहला पॉइंट जो आपसे पूछा है, पुश्ड इनटू द कॉइल, अगर हम उसे, यानी जो आपका बार मैग्नेट है, उसे अगर कुंडली के अंदर डालें, पुश करें, उसके अंदर रखें, तो क्या हो, व्हेन अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, current is induced in the coil momentarily. As a result, the galvanometer deflect in a particular direction momentarily. यानी जैसे ही आप जो आपका बार मैग्नेट है उसे कॉइल के अंदर पुश करेंगे, अंदर रखेंगे, तो जो आपका करंट है, ठीक है, जो कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा, यानी जो आपकी धारा प्रेरित होगी, वो कुछ थोड़े से देर के लिए होगी, यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा, यानी जो उसकी जो गैल्वेनोमीटर की सुई है, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर की सुई होती है, निडल होती है, वो आपको थोड़े देर के लिए डिफ्लेक्शन दिखाई दे। सेकेंड पॉइंट है आपका विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, अगर हम अंदर से बाहर ले जाएं तो क्या होगा, व्हेन द बार मैग्नेट इज विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, ठीक है, विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, करंट इज इंड्यूस्ड मोमेंटरली बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जब हम बार मैग्नेट को, ठीक है, बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर से बाहर निकालते हैं, तो उसमें थोड़े देर के लिए, यानी जो आपकी कॉइल है, कुंडली है, उसमें थोड़े देर के लिए क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, यानी धारा प्रवाहित होती है, लेकिन वो विपरीत दिशा में होती है, पहले केस से विपरीत दिशा में होती है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर अ मोमेंट, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन मोमेंटरली, यानी थोड़े देर के लिए जो गैल्वेनोमीटर है उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और वो ऑपोजिट या विपरीत दिशा में आपको दिखाई देगा। आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, अगर हम बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर स्टेशनरी यानी स्थिर रखें तो क्या होगा, व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, current will be induced, as a result there will be no deflection in the coil, यानी जब बार मैग्नेट को हम किसी कॉइल के अंदर स्टेशनरी या स्थिर अवस्था में रखते हैं तो क्या होता है, उसमें किसी भी तरीके का आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, यानी जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसकी जो सुई है, ठीक है, वो जिस पॉइंट में शुरुआत में थी वहीं पे रहेगी, उसमें किसी भी तरीके का आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कॉइल है उसमें
जो आपकी कुंडली है उसमें करंट इंड्यूस नहीं हुआ है, यानी धारा प्रेरित नहीं हुई है। इस कारण जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, या उसमें डिफ्लेक्शन आप नहीं देख पा रहे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, यानी दो कॉइल है, दो कुंडली है जिनका नाम क्या है, ए और बी। ठीक है, ए और बी आपके पास कॉइल है, ए और बी आपके पास कॉइल है। ठीक है, और इन दोनों को आपने पास पास रखा है, यानी क्लोज रखा है, यानी पास में रखा है एक दूसरे के। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, यानी अगर जो आपका कॉइल ए है, यानी जो आपकी कुंडली है ए कुंडली जिसका आपने नाम दिया है, उसमें अगर हम करंट को, ठीक है, यानी धारा को अगर हम परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, क्या आपके जो कॉइल बी है उसमें करंट इंड्यूस होगा? आपको रीजन देने। तो जैसे कि आपने देखा था या आपने ये समझा था जब हम ईएमआई का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और जिसमें हमने दो कॉइल की बात की थी। ठीक है, जब हमने दो कॉइल की बात की थी और आपने ये देखा था कि जब हम कॉइल की जो करंट की डायरेक्शन है उसे चेंज कर रहे थे तो आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा था, यानी दूसरी जो कॉइल है, यानी आपने एक कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज की थी बैटरी को चेंज करके, तो उसका जो इफेक्ट है उससे मैग्नेटिक जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी चुंबकीय प्रभाव जो उससे उत्पन्न हो रहा है, उसका प्रभाव दूसरी कुंडली पे भी पड़ रहा था, जिस कारण जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कॉइल है, उसमें करंट इंड्यूस हो रहा था, यानी जो आपकी धारा है वो प्रेरित हो रही थी। तो इसका जो आंसर है वो ये है, when the current in coil A changes, यानी जब जो आपकी कॉइल ए है, कुंडली ए जिसका नाम आपने ए दिया है, अगर हम उसका करंट यानी जो उससे धारा, when the current in coil A changes, यानी जो आपका करंट है, धारा है किसमें, कॉइल ए में, जब हम उसे चेंज करते हैं यानी उसे बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो चेंजेस, यानी जो उससे लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है। क्योंकि आप ये जानते हो कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी जो आपका विद्युत चालक होता है, जिससे क्या होता है, करंट पास हो रही है, धारा पास हो रही है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो क्या होगा, अगर हम उस कॉइल से, यानी जो आपका कॉइल ए है, उससे अगर हम करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की जो दिशा है, उसे अगर बदल देते हैं तो उससे जो एसोसिएटेड यानी उससे लगी हुई जो चुंबकीय प्रभाव है वो भी बदलता है। एज अ रिजल्ट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल बी अंडरगोज चेंजेस, इस कारण जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, इस कारण जो कॉइल बी है, यानी जो कॉइल ए के पास में रखा है दूसरा कॉइल यानी कॉइल बी, उसमें भी चेंजेस होते हैं, उसमें भी परिवर्तन आते हैं। द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल बी इंड्यूसेस करंट इन इट, यानी आप ये जानते हैं कि जो आपका कॉइल बी है वो कॉइल ए के पास है, कॉइल ए की जो करंट चेंज हो रहा है उस कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब कॉइल बी कॉइल ए के पास है तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कॉइल ए का, उसका प्रभाव कॉइल बी पे भी पड़ रहा है। तो इस कारण जो आपका बी कॉइल है उसमें जो करंट इंड्यूस होगी, ठीक है, वो भी चेंज होगी, या आप ये कह सकते हैं उसमें करंट इंड्यूस होगी, क्योंकि उसके पास रखा हुआ जो कॉइल ए है उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरक का जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें आपने यही कॉन्सेप्ट समझा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका जो क्वेश्चन 14 है वो ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, जो आपकी अर्थ वायर होती है
उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। वाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपके मेटालिक अप्लायंसेस होते हैं उनको अर्थ करना क्यों जरूरी होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था या समझा था कि जो आपके मेटालिक अप्लायंसेस होते हैं उनसे कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज हो, यानी विद्युत जो धारा है या जो बिजली है उसका लीकेज हो, जिस कारण हमें करंट लग सकता है, या वो आपका जो अप्लायंसेस है वो फूक सकता है, वो जल सकता है। इस कारण हम क्या करते हैं, एक लाइव जो आपका अर्थ वायर होता है, ठीक है, लाइव वायर तो होती है, साथ में हम अर्थ वायर का यूज करते हैं, जिससे हम किसे कनेक्ट करते हैं, मेटालिक, आपका मेटालिक डिस्क या किसी मेटालिक आपकी रॉड होती है उसे कनेक्ट करते हैं, मेटालिक डिस्क को कनेक्ट करते हैं, जिसे हम अर्थ में, यानी जो आपकी जमीन है, अर्थ है, पृथ्वी है, उसमें हम दबा देते हैं, ताकि अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी या जो एक्स्ट्रा जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, धारा है, वो प्रवाहित हो तो वो डायरेक्टली आपकी पृथ्वी में चले जाए या आपकी धरती पे चले जाए। द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज अर्थेड बाय मीन्स ऑफ अर्थ वायर, यानी अर्थ वायर, जो आपकी अर्थ वायर है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो मेटालिक बॉडी जो अप्लायंसेस होते हैं उनकी जो वायर होती है वो कनेक्टेड होती है अर्थ वायर से, जिसे हम अर्थ में यानी पृथ्वी में दबा देते हैं। एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ अर्थ वायर। तो अगर जो आपका मेटालिक बॉडी का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उससे अगर किसी भी तरीके की लीकेज हो रही है, यानी जो आपकी करंट की लीकेज हो रही है, तो वो इजीली पृथ्वी में या अर्थ में आप ट्रांसफर कर सके। दिस प्रिवेंट द यूजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। तो इससे क्या होता है, जो आपका यूजर है, जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उस पे करंट नहीं लगेगा और वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा। This is the reason why it is important for the metallic appliances to be earthed। यानी यही एक कारण है जिस कारण हम ये कहते हैं कि जो मेटालिक अप्लायंसेस होते हैं उनको उनकी जो अर्थ जो वायर होती है उसको हम अर्थित करते हैं। क्यों करते हैं, उसे पृथ्वी में क्यों डालते हैं, कि ताकि जो एक्स्ट्रा अगर करंट फ्लो हो तो वो पृथ्वी में चल जाए और हमें किसी भी तरीके का करंट ना लगे। अब हम बात करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो जो आपके एमसीक्यूज है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। यानी आपको ये बताना है, इनमें से कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, यानी जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं उनके लिए गलत बताया गया है। तो पहला आपका ऑप्शन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट। यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपका, क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, किसी भी पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी भी बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट। यानी वो डायरेक्शन होती है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है, वो जिसको क्या करता है, जहाँ पे डायरेक्शन दिखाता है। दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पास होती है और वो कर्व की फॉर्म में होती है, वक्र की फॉर्म में होती है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, अगर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल है, यानी समान अंतर पे है, और कैसी है,
और वो इक्वी डिस्टेंस है यानी बराबर दूरी पे है। दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, यानी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, जीरो है यानी शून्य है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। यानी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें कि जो आपके चुंबकीय क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, ठीक है, आप किससे पता करते हो कि जो लाइन अगर जितनी ज्यादा क्लोज है यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो जितनी पास पास होगी उस एरिया में, उस जगह पे आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, आप ये जानते हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, यानी वो समान अंतर में होती हैं, आपने ये पढ़ा है, और वो बराबर दूरी पे भी होती है। तो वहां पे जो उसकी फील्ड होती है, फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो जीरो होती है। यानी इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलोनॉइड इज, यानी जो आपके पास एक लंबा स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलोनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं आपका सोलोनॉइड इस तरीके से होता है, ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जब एक सोलोनॉइड करंट कैरी करता है यानी उससे धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जैसे इससे कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। इसकी जो फील्ड लाइंस होती है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बार मैग्नेट की होती है, यानी वो इस तरीके से होती है। इस तरीके से फ्लो कर, जहां से आपकी फील्ड लाइन निकलती है बाहर आती है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और ये वाला जहाँ पे ये एंटर करती है या अंदर कॉइल में आती है उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो इसके जो ऑप्शन है वो ये है, मोर एट द एंड देन एट द सेंटर, यानी एंड्स पे ज्यादा होती है, यानी पोल्स जो आपका ये एंड है यहाँ पे, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो ताकत है वो ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कहाँ पे, पोल्स में या एंड पे अंदर के कंपैरिजन में। मिनिमम इन द मिडल, यानी जो आपका मिडल है यानी इस कॉइल का जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे कम होती है। सेम एट ऑल पॉइंट, हर एक पॉइंट में, यानी सोलोनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट, चाहे आप इधर लें चाहे इधर लें चाहे इधर लें, कहीं पे भी लें, तो जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है, यानी एक जैसी होती है। फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम द वन एंड टू द अदर, यानी एक एंड से, अगर हम एक सिरे से स्टार्ट करें और जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाते हैं तो क्या करती है, ये बढ़ती है। तो जो इसका आंसर होगा वो ये है कि जो आपका सोलोनॉइड होता है उसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होती वो सेम होती है हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, एक जैसी होती है। तो जो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब आपका जो क्वेश्चन 3 है वो ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस
फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज बाय, यानी जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेथड है, ठीक है, सेफ्टी मेथड है यानी बचाव का मेथड जो है वो, ताकि आपका जो घर के जो होम के अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो आपके घर के, उनको शॉर्ट सर्किटिंग यानी लघु परिपथ या फिर ओवरलोडिंग से आप बचा सकते हैं। तो इसके जो आपके सेफ्टी मेजर्स है वो कुछ ये हैं, इनमें से आपको चूज करने हैं। पहला है आपका अर्थिंग, ठीक है, दूसरा है आपका यूज ऑफ फ्यूज, तीसरा है यूज ऑफ स्टेबलाइजर, चौथा है आपका यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। यानी पहला कि आप उसे जो अर्थिंग करें, ठीक है, दूसरा है कि आप फ्यूज का यूज करें, तीसरा है एक स्टेबलाइजर का यूज करें ताकि आप वोल्टेज को रेगुलेट कर सके, यानी जो आप उससे करंट पास कर रहे हैं उसकी जो वोल्टेज है, वोल्टता है, उसे आप क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। और चौथा है आपका कि आप इलेक्ट्रिक मीटर का यूज करें। तो जैसे हमने पढ़ा है, हमने फ्यूज के बारे में पढ़ा था कि जब हम फ्यूज का यूज करते हैं तो फ्यूज में क्या लगी होती है, मेटल लगे होते हैं, ठीक है, जो ये मेटल होते हैं जब कभी भी ओवरलोडिंग होती है सर्किट में, यानी किसी परिपथ में ओवरलोडिंग होती है तो क्या होता है, ये आपका जो फ्यूज होता है इसका जो मेटल होता है वो पिघल जाता है, जिस कारण ये सर्किट या जो आपका परिपथ होता है उसको तोड़ देता है, यानी उसका जो सर्किट है उसे कंप्लीट नहीं होने देता, उसको ब्रेक कर देता है, जिस कारण ये आपके जो घर के अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जो आपके घर के अप्लायंसेस होते हैं, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ठीक है, उसकी जो शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग से उसे बचाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी यूज ऑफ फ्यूज। अब आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी आपको असत्य कथन को सिलेक्ट करना है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है वो क्लोज कर्व की फॉर्म में होती है। दूसरा है नो टू फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, यानी ये जो फील्ड लाइंस होती है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती या काट नहीं सकती। तीसरा है फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, यानी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, काट सकती है। चौथा है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज shown by degree of closeness of the field lines, यानी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो कितने पास में है उसकी क्लोजनेस से पता चलता है। तो जैसे हमने पढ़ा है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो उससे हमें ये पता है कि कभी भी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी जो आपका आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर है, यानी फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, यानी ये जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस करवाए और आपको समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।